क्या कभी सोचा है कि बड़े बड़े पुल या घर की एक मामूली सी बुक शेल्फ ये सब अपनी जगह पर कैसे टिके रहते हैं। इनके पीछे काम करती हैं फोर्सेस की एक छिपी हुई दुनिया, एक अनदेखी भाषा। और आज हम उसी भाषा को डिकोड करने वाले हैं कुछ पुराने नोट्स की मदद से। अच्छा, जरा इस तस्वीर को देखिए। ये किसी पहेली जैसा लग रहा है ना? हर तरफ तीर, एंगल्स, कंफ्यूजिंग है। असल में ये एक अदृश्य ताकतों का नक्शा है। एक इंजीनियर ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि ये सीढ़ी बिना फिसले, बिना गिरे कैसे अपनी जगह पर टिकी रहेगी। आज हम जिन सिद्धांतों की बात करेंगे वो ठीक इसी तरह की पहेलियों को सुलझाने में मदद करते हैं। तो चलिए, इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें बिल्कुल बेसिक से शुरू करना होगा। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज, फोर्स यानी बल का कॉन्सेप्ट। यही वो नींव है जिस पर स्टेबिलिटी की पूरी इमारत टिकी हुई है। तो असल में ये फोर्स है क्या? देखिए, किताबी परिभाषा तो ये है कि ये एक ऐसा एजेंट है जो किसी चीज को या तो चलाता है या चलाने की कोशिश करता है, या फिर रोकता है या रोकने की कोशिश करता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये बस एक धक्का या खिंचाव है, एक पुश या पुल। जैसे दरवाजा धकेलना या कोई रस्सी खींचना, आप फोर्स लगा रहे हैं। बस इतना ही सिंपल है ये। अब बात यह है कि फोर्सेस कभी अकेले काम नहीं करती, और उन्हें बेहतर समझने के लिए इंजीनियर्स इन्हें अलग अलग कैटेगरीज में बांटते हैं। तो सबसे पहले आते हैं को-प्लानर फोर्सेस। नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। सोचिए, एक कागज का पन्ना है, वो एक प्लेन है। उस पर जितने भी फोर्सेस काम कर रहे हैं, जिनकी लाइन एक ही प्लेन पर है, वो सब को-प्लानर हैं। फिर आते हैं कॉन्करेंट फोर्सेस। ये वो फोर्सेस हैं जो एक ही पॉइंट पर आके मिलती हैं। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है रस्साकशी का खेल, टग ऑफ वॉर। सोचिए, कई लोग एक रस्सी को खींच रहे हैं तो सारी ताकतें, सारे फोर्सेस एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं, है ना? बस यही है कॉन्करेंट फोर्सेस। ठीक है, तो अब हमें फोर्स के बारे में थोड़ा बहुत पता चल गया है, लेकिन असली मजा तो तब आता है जब कई फोर्सेस एक साथ काम करती हैं। तब क्या होता है? और सबसे जरूरी सवाल, ये बैलेंस कैसे बनाती हैं, संतुलन में कैसे आती हैं? इसी सवाल का जवाब है इक्विलिब्रियम यानी संतुलन। ये वो स्टेट है, वो अवस्था जहां सब कुछ बिल्कुल ठहरा हुआ है, परफेक्ट बैलेंस में है। मतलब किसी चीज पर लगने वाले सारे धक्के और खिंचाव, सारे फोर्सेस एक दूसरे को पूरी तरह से कैंसिल आउट कर देते हैं। नतीजा, नेट फोर्स 0 हो जाता है और वो चीज अपनी जगह से हिलती नहीं। अब इंजीनियर्स के पास इस इक्विलिब्रियम को समझने के लिए, इसे कैलकुलेट करने के लिए कुछ बड़े शानदार टूल्स हैं। यहाँ दो बहुत ही क्लासिक तरीके दिखाए गए हैं। एक है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस और दूसरा है लैमीज थ्योरम। ये सिर्फ मैथ्स के फॉर्मूले नहीं हैं, ये असल में फोर्सेस को देखने और समझने के विजुअल तरीके हैं। और ये कैसे काम करते हैं, इसका एक बेहतरीन उदाहरण ये तस्वीर है। इस गोले को देखिए, ये एक धागे से लटका है और एक दीवार के सहारे टिका है, बिल्कुल स्थिर। अब लैमीज थ्योरम का इस्तेमाल करके हम बिल्कुल सटीक तौर पर यह पता लगा सकते हैं कि उस धागे में कितना टेंशन है और दीवार उस पर कितना जोर लगा रही है ताकि वो अपनी जगह पर टिका रहे। सोचिए, यही इंजीनियरिंग की प्रिसिजन है, और यही छोटे से दिखने वाले सिद्धांत बड़े बड़े केबल ब्रिजेस जैसी चीजों को खड़ा रखते हैं। चलिए, अब कहानी में एक नया ट्विस्ट लाते हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे सीधे धक्के या खिंचाव की, लेकिन फोर्सेस का एक घूमने वाला असर भी होता है, एक टर्निंग इफेक्ट। और स्टेबिलिटी को समझने के लिए यह बेहद जरूरी है। इस घूमने वाले असर को कहते हैं मोमेंट या आघूर्ण। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक पाना या रिंच। सोचिए, एक नट को कस रहे हैं। आप पाले के हैंडल पर जोर लगाते हैं और नट घूम जाता है। बस यही है मोमेंट। जितनी दूर से हैंडल पर फोर्स लगाएंगे, नट को घुमाना उतना ही आसान होगा, मतलब टर्निंग इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा। तो इंजीनियर्स इस मोमेंट का इस्तेमाल कैसे करते हैं? वो इसका इस्तेमाल किसी बीम जैसी चीज पर बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। प्रोसेस बिल्कुल सीधा सा है। एक तरफ है घड़ी की दिशा में घुमाने वाले मोमेंट्स, यानी क्लॉकवाइज मोमेंट्स। दूसरी तरफ है घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाने वाले मोमेंट्स, यानी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स। जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो बीम एकदम स्टेबल रहता है। जैसे इस बीम प्रॉब्लम को देखिए, इस पर कई अलग अलग वजन हैं। अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स के इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करके हम बिल्कुल सटीक पता लगा सकते हैं कि पॉइंट बी पर जो सपोर्ट है, उसे इस बीम को गिरने से रोकने के लिए कितनी ताकत लगानी पड़ रही है।
यही वो बेसिक कैलकुलेशन है जो बड़े बड़े पुलों को अपनी जगह पर टिकाए रखती है। चलिए अब फोर्सेस से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जिन पर ये फोर्सेस काम करती हैं, क्योंकि सिर्फ ये जानना काफ़ी नहीं है कि कितना फोर्स लग रहा है, ये जानना भी उतना ही ज़रूरी है कि फोर्स लग कहाँ रहा है। और यहीं पर दो बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स आते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉइड। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जहां हम मान सकते हैं कि किसी चीज़ का पूरा वजन उसी एक पॉइंट पर काम कर रहा है। सेंट्रॉइड इससे थोड़ा अलग है, वो किसी 2D शेप का सिर्फ जियोमेट्रिक सेंटर होता है, मतलब जहां उसका एरिया बैलेंस्ड हो। तो सवाल ये है कि हमें इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? इस टी शेप के बीम को देखिए, इसका सेंट्रॉइड पता लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से इंजीनियर्स ये अंदाज़ा लगा पाते हैं कि जब इस पर वजन पड़ेगा तो ये कैसा बर्ताव करेगा। किसी भी आकार का बैलेंसिंग पॉइंट जानना उसकी ताकत और स्टेबिलिटी को समझने के लिए पहला कदम है। ठीक है, तो अब तक हमने सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स देख लिए हैं, फोर्स, मोमेंट और शेप। अब वक्त है इन सब को एक साथ जोड़ने का और ये देखने का कि असल दुनिया में ये सब मिलकर कैसे काम करते हैं। और जब हम असल दुनिया की बात करते हैं तो एक फोर्स को हम नज़रअंदाज कर ही नहीं सकते, और वो है फ्रिक्शन यानी घर्षण। ये वो हीरो है जो हमेशा मोशन के खिलाफ काम करता है, उसे रोकने की कोशिश करता है। जरा सोचिए, अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम चल भी नहीं पाएंगे, गाड़ियां कभी रुकेंगी नहीं। स्टेबिलिटी के लिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है। ये क्लासिक डायग्राम इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। एक ब्लॉक एक झुकी हुई सतह पर रखा है। ग्रेविटी तो चाहेगी कि वो नीचे फिसल जाए, लेकिन फ्रिक्शन की एक अनदेखी ताकत उसे ऊपर की ओर रोके रखती है। ये एक लगातार चलने वाली खींचतान है, और फ्रिक्शन ही है जो यहाँ पर बैलेंस बनाए हुए है। तो फ्रिक्शन चीजों को अपनी जगह पर रखने में मदद करता है, पर क्या हो अगर हम चीजों को हिलाना चाहें? क्या हो अगर हम ग्रेविटी जैसी बड़ी बड़ी ताकतों पर काबू पाना चाहें, वो भी कम मेहनत में? इसका जवाब है मैकेनिकल एडवांटेज। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल आइडिया है। ये बस इस बात का हिसाब है कि कोई मशीन हमारी ताकत को कितना गुना बढ़ा सकती है। यही वो सीक्रेट पावर है जो लीवर और पुली जैसी सिंपल मशीनों को इतना असरदार बनाती है। और इसका एक जबरदस्त उदाहरण है स्क्रू जैक। ये असल में और कुछ नहीं, बस एक झुकी हुई सतह है जिसे एक सिलेंडर के चारों ओर लपेट दिया गया है। जरा सोचिए, उस हैंडल को घुमाने की जरा सी मेहनत से इतना ज्यादा मैकेनिकल एडवांटेज मिलता है कि हजारों किलो की कार उठाई जा सकती है। ये फोर्स, फ्रिक्शन और शेप, इन सारे सिद्धांतों का एक साथ काम करने का एक खूबसूरत उदाहरण है। तो अगली बार जब कोई किसी पुल से गुजरे, किसी ऊंची इमारत को देखें या बस एक किताब को शेल्फ पर रखें, तो एक पल के लिए रुकना। अब उन अनदेखी ताकतों और सिद्धांतों के बारे में सोचना जो इन सब चीजों को मुमकिन बनाते हैं। सवाल यह है कि स्थिरता के इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को जानने के बाद आसपास की दुनिया में अब क्या अलग नजर आएगा।